So in today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 8. The name of the chapter is Introduction to Trigonometry. तो बिल्कुल बेसिक चीज है और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10th में पढ़ना शुरू किया है, 11th में भी पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे। जब तक मैथ्स में रहोगे तब तक पढ़ते ही रहोगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास में वन ऑफ द जो स्कोरिंग चैप्टर होगा ना आपका, और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें रोते हुए दिखाई देंगे, वो यही होगा अगर आपका बेस क्लियर नहीं। चैप्टर नंबर 3 अभी बोल रहा हूँ, याद रखना है मेरी इस बात। फिर आप जाओगे 12th क्लास में और वहां मिलेगा चैप्टर नंबर 2। यहाँ क्या इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद वाला चैप्टर क्या हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो पूरी। वहां जाओगे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे चैप्टर 3 में। और फिर आप 12th में जाओगे, चैप्टर 2 होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को लेकर स्टडी करोगे। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेस है, किसी चीज का बेस अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो कितनी दिक्कतें आती है वो आपको पता है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना, जहां डाउट होगा ये चीजें का अपना हैंड वेव कर कि सर हमें ये बात समझ में नहीं, दोबारा बता। तो शायद करें स्टार्ट, ठीक है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इस चैप्टर का। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है, एक्सरसाइज 8 ये चीज समझ में आ रही है। तो पहली चीज आप ये समझो कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किस ट्राइंगल पर बेस्ड होती है, राइट ट्राइंगल। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया, जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को सॉल्व करते हैं किस पर बेस्ड होती है, राइट ट्राइंगल। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन राइट ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एक राइट ट्राइंगल बना दूं, चलो एक राइट ट्राइंगल ले लिया। यहाँ समझ में आ गई सबको, ठीक है। और ये हो गया आपका राइट है, दैट इज बी पी क्यू एंड। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है, हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर बेसिकली एंगल्स। क्या होते हैं एंगल्स? वो जो एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, राइट एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल होंगे वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल। समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं? एंगल्स की फॉर्म। वो एंगल्स राइट एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल्स होंगे या बाकी के जो दो वर्टेक्स होंगे ये हो। समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरी चीज जो मैं समझा रहा हूं, इसमें आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए। एक परपेंडिकुलर, फिर बेस और फिर हाइपोटेन्यूज। तो कहोगे सर ये तो हमें पता ही है, लेकिन पता है आपको, लेकिन एंगल की टर्म्स में कैसे पता करना वो मैं बता दूं। अब इसका मेरा मतलब क्या, ध्यान से समझो। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है और किसके अपोजिट होती है, राइट एंगल के अपोजिट। तो हाइपोटेन्यूज का मेरा सिंबल हो गया एच, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपकी फिक्स रहेगी। हाइपोटेन्यूज जो है आपका वो हमेशा क्या होता है, वो फिक्स होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। बात आती है, ये आपका फ्लक्चुएट करता है, ये आपका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एंगल। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल यहाँ पे कितने हो सकते हैं आपके, दो। या तो वो हो सकता है पी, या आप ले सकते हो आप, बट किसको नहीं ले सकते, क्यू को, क्योंकि क्यू क्या है आपका, राइट एंगल। राइट एंगल कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में नहीं आता। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट, अगर मैं कहता हूं कि जो आपका एंगल है वो आपका पी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है आपका वो क्या है, पी, तो मैंने यहां पर इसको ऐसे रखा। तो एंगल पी के लिए फिर परपेंडिकुलर और बेस कैसे जज करो, तो देखो जो परपेंडिकुलर होगा आपका, जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर साइड एंगल पी के लिए क्या होगी, 4 एंगल पी। 4 एंगल पी जो आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी वो साइड होगी जो अपोजिट साइड होगी एंगल पी की। अपोजिट साइड टू एंगल, तो जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है
उसकी अपोजिट साइड जो होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है मेरी बात? जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो कैन आई से दैट फोर एंगल पी परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर का सिंबल ले लिया हमने पी। तो फोर एंगल पी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी मेरी? अब देखो एंगल पी के अपोजिट कौन सी साइड है? एंगल पी के अपोजिट कौन सी साइड है? आर की। तो कहने से दैट जो पी होगा मेरा परपेंडिकुलर का हो गया पी। ठीक है। परपेंडिकुलर साइड जो होगी मेरी क्या होगी? आर की होगी। ये समझ पा रहे हो? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ये समझ में आ गई? ठीक है। और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी आपका फिक्स है, तो बेस क्या होगा फिर आपका? बेस पी क्यू। वेरी गुड। बेस क्या होना चाहिए फिर आपका? पी क्यू। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बोलो। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? आर क्यू। एंगल पी के लिए बेस वाली साइड कौन सी होगी मेरी? पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज तो मैंने पहले ही बता दिया आपको फिक्स है, तो एंगल पी के लिए निकालना आ गया आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल आर की। फिर मैंने ये ट्राइंगल ले लिया आपका। ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आपका आर। पी क्यू और ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। चलो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने। अब मैं ले रहा हूँ एबीसी। क्या ले रहा हूँ? एबीसी। चलो पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये पी था हमारा, राइट? ये क्यू था, ये आर। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? आर की। हाँ जी। आप बताओ आर के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? फोर आर। पूरा बोलो। साइड पी क्यू। एंगल आर के अपोजिट कौन सी साइड है? पी क्यू। तो ये एग्री करते हो सारे? उस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर साइड होगी। तो एंगल आर की जो परपेंडिकुलर साइड होगी उसका सिंबल क्या होगा? पी। इट इज इक्वल टू पी क्यू। बेस क्या होगा फिर आप बताओ? आर। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है आपका। परपेंडिकुलर का पता लगे बाकी तो फिर पता लगी गया फिर आपको। हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होगी मेरी? वो तो आपको पता है, जो राइट एंगल के अपोजिट है वो मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये इस एंगल के लिए पी हो गया, ये मेरा एच हो गया। एच क्या हो गया मेरा? पी आर। और फिर आपने क्या निकाला? बेस। बेस क्या हो गया मेरा? आर। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? चलूंगा आगे। ठीक है। अच्छा, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाउ मेनी? 6। अब ध्यान से समझना। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6 होते हैं। जिसमें से मेन होते हैं 3 फंक्शन। मेन होते हैं 3, बाकी के 3 उन्हीं के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। वो 3 फंक्शन मेन क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है। अब थीटा इज लाइक, थीटा इज एंगल। अब मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मान लो मैं आर को लेता हूं तो मैं यहाँ पे इसी को क्या लिखूंगा? साइन आर, कॉस आर, टेन आर। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एंगल है वो कौन सा है यहाँ पर? आर। और अगर मैं इसको लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? साइन पी, कॉस पी और टेन। क्या मैं क्यू लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। ये समझ में आ गया? अब समटाइम क्वेश्चन में क्या होगा, वो वर्टेक्स से एंगल को डोनेट नहीं करेगा। वो आपको वर्टेक्स में एक एंगल बना के दे देगा, ये होता है थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और वो आपको ऐसे दे देगा साइन थीटा। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा एंगल है वो कौन से वर्टेक्स पर है? पी पर। तीनों चीजें समझ में आ रही है? जहां डाउट होगा बता देना। 3 तरह से क्वेश्चन आपका इस ट्राइंगल पर क्वेश्चन बनता है। या तो वो क्या देगा? साइन आर, या वो क्या देगा? साइन पी, या वो क्या देगा? साइन थीटा। अब वो थीटा जो होगा क्वेश्चन में दे देगा कि कौन से वर्टेक्स पर है।
अगर उसने थीटा को पी में दे दिया तो मैं समझ गया कि किस वर्टेक्स की बात हो रही है, पी की, तो पी के हिसाब से मैं साइडें निकालूंगा। अगर उसने थीटा को आर पर लोकेट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा किस वर्टेक्स की बात हो रही है, आर की। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलूं मैं आगे, ठीक है। अब जो साइन थीटा होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है पी बाय एच। क्या होती है? पी बाय एच। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी बाय एच, और टेन थीटा की वैल्यू होती है पी बाय। समझ में आ गया? ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी बाय एच। अब इसको याद कैसे रखा जाता है? इसको याद रखने का एक तरीका भी होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना जिसने तोला वो तो भैया पी बाय एच है, यानी कि साइन। चांदी जिसने तोली वो आपका बी बाय एच है, यानी कि कॉस। और तोलने वाला क्या है? पी बाय पी, यानी कि टेन। सर और कोई है? और कोई बता देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोले। हरा भरा है तो भी ये तोलेगा ही। अब दे, जैसा करना वैसे याद है भैया, हम तो पंडित जी को याद करते हैं। फिर आपके यहाँ से कोई महानुभाव है, उसने पाकिस्तान भूखा प्यासा कर दिया, जोश जोश में हमने इसको भी रट लिया। हाँ यार, ये भी सही है, स्लोगन तो बन ही रहे। अब बड़े क्रांतिकारी टाइप के तो पाकिस्तान भूखा प्यासा रटते रहो, बड़े शान टाइप के हो, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना तो पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लो। आप पंडित जी को याद करो या क्रांतिकारी बनो, भी आपके ऊपर है। कुछ बन जाना, तो दोनों के बीच में मत घुस जाना, कि ना पाकिस्तान की तरफ जा पाओ ना पंडित जी को पकड़ पाओ। पाकिस्तान शुरू होकर पंडित जी में मत चले जाना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। ये मेहरबानी मत करना, फिर लोगों को बोलते रहो सब मेरे को पीटने के लिए आ जाए। अभी किसी ने बताया तुम्हें पाकिस्तान हर हर बोले बोल रहे? तो या तो पंडित जी को याद करना या पाकिस्तान को याद करना, बीच में मत चले ना इधर के ना उधर के। अरे मेरे को आता है अच्छे से, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हर हर बोले पाकिस्तान बोल रहा है, बस किसी ने बताया, डेस्टिनेशन में सचिन भैया ने बताया। ठीक है, चल मेरे को लेके चल, मैं पूछता हूँ भैया पाकिस्तान में कौन हर हर बोलता है? समझ में आ गया भैया? या तो इधर या उधर। पता लगे कल चार बंदों के साथ ही आ रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में वैसे ही बड़े सेंटीमेंट्स रहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। चलो भाई, तो याद कैसे रखना समझ में आ गया? बस छोटी सी कहानी याद रखनी है। पाकिस्तान पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोल। सोना तोलने वाला क्या करता है? पी बाय एच। चांदी तोलने वाला क्या करता है? पी बाय एच। तो तोलने वाला क्या करता है? पी बाय पी। कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। अब मैंने कहा बाकी के तीन फंक्शन इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसको कैसे याद रखते? मैं कैसे याद रखता था, जो एस वाले का रेसिप्रोकल है उसमें क्या है? सी। और जो सी का रेसिप्रोकल है उसमें क्या आता है? एस। एस सी सी एस। टी वाले के रेसिप्रोकल में टी आता है। स्कूल टाइम से मैंने इनको ऐसे अपने माइंड में रखा और आज तक ऐसे ही माइंड में रखा। हमारा भी स्कूल है, तुम भी कर लो माइंड, क्या जा रहा है? ज्ञान बांटो सबको। समझ में आ रहा है? एस वाले के रेसिप्रोकल में सी, सी वाले के रेसिप्रोकल में एस, और टी वाले के रेसिप्रोकल में टी आता है। तो कंफ्यूजन तो नहीं है? अब कहना है चाहिए कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, तो जरा आप इसका रेसिप्रोकल करना, क्या होगा? h/p। बन गया कोसेक थीटा का फॉर्म। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। अब इसका जरा रेसिप्रोकल कर दो, h/p। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/tan थीटा। तो क्या बन गया? p/p। तो 6 के 6 फॉर्मूले समझ में आ गए। राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये समझ में आ गया। राइट एंगल को छोड़ के बाकी के दो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल होते हैं, ये समझ में आ गया। और उन फंक्शन से जो वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या होती है, ये समझ में आ गया। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। अब एक चीज और बता दो, शर्म नहीं होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम किसके माइंड में अभी भी नहीं है? देखा, जल्दबाजी में कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए।
बहुत जल्दी रहती है हाथ खड़ा कर। पता है सबको क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ए बी सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जरा बता दो क्या इक्वेशन बनेगी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। बोलो। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सबको पता है ना कि बाकी तीन चार। हाँ सर हमें भी आई थी, ठीक 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 ठीक। अच्छा हाँ, थोड़ा जोर से बोलना। नहीं ऐसे ही कर रहे हो हैं? ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रेडी? चले फिर क्वेश्चन करें, देखते हैं कितना रेडी हो गए। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं आप। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं तो दोनों ही कर रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हो? मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, मैंने तो ना करो शुरू। ऐसे घबराया थे यार। तुम्हें क्या लग रहा है मैं भाग रहा हूँ? करते रहो। ये रही राइट रैंक भाई, ये तुम्हारा स्कूल थोड़ी ना है। चलो बच्चों कंसेप्ट करवा दिया, एक्सरसाइज पूरी करके ले आना होमवर्क में। है देखो कितनी डिटेल में पढ़ा रहे हैं। 15वां चैप्टर 15 दिन लगा। ए राइट एंगल किस पर है पहले तो ये देखो। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हो ही नहीं सकता, ये समझ में आ रही है बात? अब जो चीजें पूछता जाऊंगा उसे फटाफट हैंड वेव कर। इस चीज को देख के आप क्या कह सकते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है यहाँ? कौन से वर्टेक्स पर है? ए पर। ए वर्टेक्स। तो फोर एंगल ए, फटाफट बता दो परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? सी। मैं यहाँ पे पी लिखूं, ठीक है। ए को मैंने वॉलेट कलर से दिखाया था, वॉलेट कलर की साइड वॉलेट से दिखा, कंफ्यूज मत होना क्योंकि अभी इसकी बारी भी है। तो बी आप बता दो। आप बी। ए बी। चलो मैडम ने कहा ए बी तो मान लेते हैं, बी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। अब इतनी मुश्किल चीज तो मैं पूछूंगा। एच इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ए सी। समझ में आ गया भाई? ठीक है। अब ए बी की वैल्यू जरा बताओ कितनी है क्वेश्चन में? 24। और बी सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? अरे मैंने उल्टा लिखा, बातों में लगाए तो ना, ये गुस्से वाली बात है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और बीसी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और एसी आपको निकालना पड़ेगा, तो ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था। तो क्या करेंगे अब हम? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जो मेरा छोटा भाई बहन ए बी ए सी निकाल के हेल्प करना चाहे वो कर सकता है, जरा बताना क्या आएगा इस। रजिस्टर उठा लो, तुम्हारे ही है मेरे थोड़ी। जल्दी बताओ फटाफट एसी क्या है। तो बताओ जी ए बी कितना है हमारा? 24 का स्क्वायर कितना है? 576। ओके। बीसी, बीसी कितना है? 7, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आया ये? 625। वेरी गुड। अब एक इधर देखो सारे, क्या मैं इसको ऐसे ही ले सकता हूँ? ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। साइड तो नेगेटिव होगी ना, स्क्वायर रूट वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ए सी की वैल्यू आपकी 25 सभी की आ रही है। चलो जी बच्चे होशियार हो गए। अब जरा ईमानदारी से ये भी बता दो कि यहाँ पर आपका साइन ए क्या होना चाहिए? साइन ए पी बाय एच। क्या बात है, पंडित जी तो हरी बोलते हैं, बद्री जी भी हरी बोलते हैं, प्रसाद जी बोले बोलते हैं, ठीक है। तो सोना कौन तोल रहा था? जो पी बाय एच वाला। तो पी की वैल्यू कितनी है? 7 और एच की वैल्यू 25। हो गया ये वाला पार्ट। कॉस ए क्या होता है? पी बाय एच। बद्री जी भी हरी बोल रहे थे, ठीक है। तो बी कितना तुम्हारा? 24। और एच कितना है? 25। ये भी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम आते हैं सी पर। सी के लिए पी कौन सी साइड?
ए बी, तो ये मत बोलो भाई, पूरी साइड बोलो। साइड की जगह वर्टेक्स ही बता देते हो, वहां डर ही लग रहा है मुझे। पूरी साइड समझ में आ रहा है, ये वर्टेक्स है और पूरी साइड सामने वाली। अरे जोश में मत बैठो। ये पी है, हम कलर से पहचान लेना, इसकी बात हो रही, कलर देखो ठीक है। एच क्या होगा, यही होगा, और ये आपका पी होगा। तो कौन शेर बच्चा बताएगा साइन सी? वेव योर हैंड, पूरी वैल्यू क्या आएगी? 24/25 लॉक कर दिया जाए, क्योंकि साइन सी का पी बाय एच कर दो भाई। पी कितना है आपका 24, सी के लिए पी यही है ना आपका, और एच कितना आपका 25। ये समझ में आ गया। कॉस सी कौन बताएगा? बी ये है देखो, सी का बी कितना है 7 और एच कितना है 25। कोई डाउट है तो पहला क्वेश्चन मतलब कुछ आया समझ में? अरे सर ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं, कुछ नहीं आता। तो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक तो आपको फिगर की भी जरूरत पड़ेगी, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और मैं फिगर और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बोलो जी। अब ये आपका है, ये आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं बैठो करो एक बार। सबसे पहले आप लोगों ने क्या फाइंड किया होगा? क्यू आर कितना आ रहा है भाई, चेक कर लेते हैं। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो कैसे लिखोगे? इन राइट ट्रायंगल व्हाट, पी क्यू आर, मानते हो? राइट एंगल के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो कहने से दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यस और नो? तो पी आर कितना है आपका 13, पी क्यू कितना है आपका 12, और मुझे फाइंड करना है क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, इसका 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो 144 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा इट विल बी -144, इक्वल टू में क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? तो क्यू आर का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आया होगा आपका 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5। कहने से दैट क्यू आर स्क्वायर से स्क्वायर अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये कितना हो गया 5। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आओ इस चीज पर। 10p, पी के हिसाब से बात करते हैं, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, और पी के लिए ये बेस हो गया। अब 10p जो होता है आपका, ये होता है p/b। तो p क्या है आपका 5 और b क्या है आपका 12, ये हो गया। अब r के हिसाब से बात करते हैं। अगर मैं r के हिसाब से बात करता हूँ, ये r है, तो p ये होगा। बस सिंपल सी बात है, p और b को इंटरचेंज ही तो करना है। ये अब p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b, ऐसा तो आपका फिक्स ही रहेगा। तो जब मैं कॉट r निकालूंगा, ये होता क्या है b/, तो b मेरा क्या है 5, रेड वाले को देखो, और p मेरा क्या है 12। ये भी समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 10p माइनस कॉट r। तो 10p कितना है 5/12, कॉट r कितना है 5/12। आंसर 0, किस किस का आ रहा था 0? वेरी, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2? क्लियर है यहाँ तक? चलूँ मैं आगे? ठीक है, चलो सर आगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इसमें अब आपको लॉजिक लगाना है क्वेश्चन पर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आपको साइन ए गिवन है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है कॉस ए और tan बी निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ट्राइंगल, अगर मैं कोई राइट ट्राइंगल बनाता हूँ तो राइट एंगल में एक ही जगह कुछ भी ले सकता हूँ ना, बस ए नहीं ले सकता है, तो मानते हो? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। ए को छोड़ के उसने तो मेंशन किया नहीं है, तो मैं ए को छोड़ के कोई भी और वर्टेक्स को मैं राइट एंगल मान सकता हूँ ना।
ए नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर ए क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो मैं ए को मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बी और यहाँ पे ले लिया सी। अब ए के लिए पी क्या होगा ये भी बता दो, बी सी। तो ये क्या होगा आपका बी और ये क्या होगा एच, ये मानते हो, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि साइन ए किसके इक्वल होता है पी बाई एच के, मानते हो। तो क्या मैं पी की जगह 3 रखूं और क्या मैं एच की जगह 4 रखूं, तो क्या मैं बी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, क्या कहूंगा मैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मेरी समझ में आ रही है। ए सी क्या है आपका 4, ए बी क्या है आपका पता नहीं जी, चलो इसको ए बी को ए बी रहने दो, ये हो गया ए बी स्क्वायर और बी सी क्या है आपका 3 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप यही कहोगे ना सर 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये समझ में आ रहा है। 16 माइनस 9 7, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर है। तो ए बी की वैल्यू √7 होगी। कोई डाउट है तो बताओ। हो गया क्लियर। अब मुझे क्या फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, और ए के लिए बी क्या है आपका बी √7, ये ना, और एच क्या है आपका 4। ये क्लियर हो गया। और मुझे क्या फाइंड करना है tan ए क्या होगा पी बाई बी, वेरी गुड। तो ए के लिए पी क्या है आपका 3 और ये वो क्या क्वेश्चन नहीं, इस साइड के रेसिप्रोकली तो होता है जहाज बानी चला, समझ आ गया। पता नहीं क्या क्या कर दोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 4, अब बताओ किसको लगता है कि आप इसको कि वो इसको कर सकता है। Who thinks that I can do this? पहले क्वेश्चन देख लो, दिखा रहा हूँ आपको। अदृश्य क्वेश्चन नहीं है, ट्रांसपेरेंट। किस स्टूडेंट को लगता है कि वो इसको निकाल सकता है? कर दोगे आप, कैसे करोगे बताओ। ये नीचे आ जाएगा, यानी कि सीधा बोलो कॉट ए की जो वैल्यू हो जाएगी सर वो क्या हो जाएगी 8/15। बोलो भाई मानते हो। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, कहा सकते हो आप। अब क्या करोगे राइट ट्रायंगल बनाओगे, लगाना जरा दिमाग। देखो भाई कॉट ए की वैल्यू 8/15 थी, तो आपने क्या बनाया हुआ ये राइट ट्रायंगल बनाया होगा, राइट। अब राइट एंगल में मैं क्या नहीं लिख सकता, राइट एंगल में ए नहीं आ सकता, तो अगेन मैंने इसको कर दिया ए बी और सी। समझ आ रहा है, ठीक है। अब जो आपका एंगल है वो क्या है ए, तो ए के अपोजिट साइड क्या होगी पी, राइट एंगल के अपोजिट साइड एच, तो ये क्या हो गया पी। ये समझ में आ रहा है। अब कॉट होता क्या है बी बाई पी, तो बी की जगह आप क्या रखोगे 8, पी की जगह आप क्या रखोगे 15। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। ए सी मुझे निकालना है, ए बी कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर, बी सी कितना हो गया 15 और ये हो गया 15। 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, किसका स्क्वायर होता है 70। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 70। बताओ इतनी समझ में आ रही है बात। तो एच भी आ गया 70। अब आपको निकालना है साइन ए। साइन मैंने आपको बताया था पी बाई एच, क्या बताया था पी बाई एच। तो पी कितना है आपका 15 और एच कितना है आपका 17। ये समझ में आ रहा है। सेक होता है सी वाले का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस होता है पी बाई एच, तो ये क्या होगा एच बाई बी, वेरी। तो एच कितना है 17 और बी कितना है, ये हो गया कुछ। किसी को भी डाउट है तो दे दे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। पहले बता क्वेश्चन समझ में आया? कितने फंक्शन होते हैं टोटल? 6। एक दे दिया, कह रहा बाकी के 5 पे। ठीक है, अब उसने थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं थीटा को कहाँ पे रख सकता हूँ, कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? राइट एंगल को छोड़ के बाकी के दोनों वर्टेक्स में मैं कहीं भी रख सकता हूँ। मैं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप ही के जैसा टेढ़ा मेढ़ा राइट एंगल बना दूं, राइट ट्रायंगल, इसकी टांगे हिल रही है, ये देख ये देख ये देख, अब ज्यादा हिलना शुरू हो जाता है ना प्रभुदेवा वाला डांस। अब थीटा कहाँ हो सकता है? ये हो गया ए बी सी, मैंने थीटा को यहाँ रखा। ठीक है, थीटा के अपोजिट पी, वेरी गुड। राइट एंगल के अपोजिट एच, और ये क्या हो गया? बेस। सेक थीटा कितना की बना आपको? 13/12। किसका रेसिप्रोकल होता है? पी का कॉस। कॉस क्या होता है? p/h, वेरी गुड। तो ये क्या होगा? h/v। तो मैंने इक्वल टू में रखा h, वन में क्या रखा b। h क्या होना चाहिए? 13 मानते हो, और b क्या होना चाहिए? 12। तो पहला काम क्या करना है आप? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो सीधा लिख दूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज से माइनस ही करोगे तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है? 13, 13 का स्क्वायर, और बी सी कितना? 12, 12 का अभी किया था आपने, ये आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो भी बता दो। नहीं सर कोई डाउट, हमारी होशियारी के चर्चे दूर दूर, समझ में आ रहा है? ठीक है, दूर दूर से लोग आते हैं पूछने के लिए, अरे भाई कब इतनी पढ़ाई कैसे कर रहे? शुरुआत करते हैं हम साइंस से। चलो जी, पंडित जी को याद ही कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी। तो साइन थीटा क्या हुआ? p/h। p क्या है आपका? 5, और h क्या है? 13। हो गया साइन। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। b क्या है आपका? 12, h क्या है? 13, ये भी हो गया। टेन थीटा क्या है आपका? p/b। p क्या है आपका? 5, और b क्या है आपका? 12, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आपका साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। सीधा h/p करके सीधा इसका उल्टा कर दो, 13/5। कॉस का रेसिप्रोकल गिवन ही है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा। तो p/b है तो क्या हो जाएगा? b/p, और ये हो जाएगा 12/5। कोई डाउट है तो बताओ, चलू मैं आगे। ठीक है, और बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है? आओ आगे डाउट। हाँ जी, सेम आएगी। अब ये आपका होमवर्क हो गया, फिर ये करके देखना। समझ आ गया? बस राइट एंगल में मत रख देना। ठीक है, राइट एंगल में मत रख देना। 5 बार ऐसे अलग अलग एंगल रोटेट करना, कभी ए कभी बी कभी सी कभी डी कभी ई। ठीक है, आहिस्ते जी पहले ए में रखोगे, फिर बी में, फिर रखोगे सी में, फिर डी में, और फिर ई में। और राइट एंगल में मत रखते। ठीक है, क्या रखोगे? एक, हाँ जी, नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा था उस चीज को समझो। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, जैसे ये पहाड़, मुझे ये देखना है कि इसकी वर्टिकल हाइट जो है, ये ये जो वर्टिकल हाइट है ये कितनी है। ठीक है, अब ये जो पहाड़ का जो बेस है, ये तो आपको पता है ना। मान लो आप यहाँ खड़े हो, समझ में आ रहा है? आप यहाँ खड़े हो, तो आपको ये तो पता है ना कि इसका बेस से आपका डिस्टेंस कितना है, और मैं इसको कितने एंगल में देख रहा हूँ ये भी मैं देख सकता हूँ। मेरा जो रोटेशन है कितने एंगल पर, और ये मैं मेजर कर सकता हूँ। उसको मैंने ले लिया थीटा, और जो इसकी हाइट है उसको मैंने इमेजिनरी मान ली। अब आपके पास बेस है, ध्यान से देखना, बेस है।
और आपको जो निकालना है वो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर निकालना है ना। पी और बी का कॉम्बिनेशन 10, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया पी बाई। अगर मान लो आपका जो थीटा है यहाँ पर, आपने देखा कि जो मेरा एंगल ऑफ ये जो है इसको बोलते हैं नीचे से ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, कि मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मान लो वो 30 डिग्री कितना है। अभी आगे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ोगे फिर वहां पे पता चलेगा tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। कितनी होती है 1/√3। पी मुझे फाइंड करना है, बी मुझे ऑलरेडी पता था, तो मुझे पता लग गया ना इसकी हाइट कितनी है। ऐसे इसका यूज है, इसमें राइट ट्राइंगल ही चीज है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, हाँ जी, क्या राइट, क्योंकि एंगल जो होता है आपका वो एक ही वैल्यू पे थोड़ी ना होता है, वो 0 भी होता है, 30 भी होता है, 45 और 60 भी होता है। तो थीटा तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, वो एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। वो वैल्यू तब कंसीडर की जाएगी जब आपका थीटा 90 डिग्री हो। अगर आपने वही ले लिया तो आप कह रहे हो कि 90 के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, तब आप ये कह रहे हो। अगर 90 है तो फिर वो, समझ में आ गया, 90 है तो फिर वो, पर 90 तो नहीं होता ना हमेशा कि फिक्स होता है एंगल। एंगल 0 भी हो सकता है भाई, 30 भी हो सकता है, 45 के आपके स्टेबस में जो एंगल होते हैं वो 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल होते हैं। और फिर जब 11 में जाकर फिर तो कोई लिमिट ही नहीं, फिर तो 720 भी निकालोगे, 360 भी निकालोगे। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अरे भाई वो तभी पर, अभी इतना 90 तक ही पढ़, मुझे पूरी हिस्ट्री पर पानी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप 90 तक ही समझो। या मैं अपना रिकॉर्डिंग एनालिसिस दे दूंगा आपको 11th क्लास का, इसमें देख लेना, मुझे मैसेज कर देना, पढ़ना पढ़ो, नॉलेज लो। ठीक है, पर ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में ये भी भूल गया आज। एक कहावत है ना, बोलने से मैंने सोच के बोलना चाहिए, मेरे ऊपर लागू हो गया आज। मैंने 720 क्यों बोला, अच्छा वो 420 नहीं बोला। आई थे कहता सर अभी निकाल के दिखाओ 400, तो यहाँ पर मैं 420 ही तो नहीं बना रहा। एक्यूट एंगल क्या होता है आर बच्चे, जो क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, 0 90 के बीच में होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अगर मैं एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बना दूं, ये लो जी बना दूं, ए और बी दोनों ही एक्यूट है ना, तो ये दोनों 90 तो हो नहीं सकते। तो मैंने ए को भी यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, सी मैंने यहाँ ले लिया। बात एप्लीकेबल हो रही है फिगर के क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे ये बता दो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, क्या है एक्यूट एंगल। तो आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए क्या होगा, जरा बताना कॉस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी। हाइपोटेन्यूज तो मैं पूछूंगा ही नहीं, पर ये हो गया बेस। अब कॉस क्या होता है पी बाई एच, तो ए के लिए बी क्या बताया आपने ए सी, और एच क्या बताया ए, ये समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताओ कॉस बी, बी बाई एच ही होगा, लेकिन बी के हिसाब से, बी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बी, ये क्या होगा बी बस इनको उल्टा कर दो, तो बी क्या हो गया आपका बी सी, और पी क्या हो गया, पी क्या हो गया ए सी। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपके। कॉस बी, बी क्या हो गया आपका बी बाय एच, अच्छा बी बाय एच, ओहो जगह हुआ बच्चों चेक कर रहा, एच की जगह क्या आ जाएगा ए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पंडित जी कह रहे हैं कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद कह रहे हैं अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए ए सी बाय ए बी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए बी सी बाय ए बी के। क्या हम इसको उड़ा सकते हैं, तो ए सी और बी सी अगर इक्वल है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड इक्वल हो तो एंगल में क्या फर्क आता है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं नहीं, ये तो सेम चीज है ना, ये डिवाइड है यहाँ के क्या हो जाएगा भाई, ये आपका ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ के आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज है ना। सब कुछ मत उड़ाओ भाई, शांति से, बड़े जोश में मत पढ़ाई। अब आप ये कह रहे हो कि भाई एसी जो है हमारा वो बीसी के इक्वल है,
ये चीज तो पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल नहीं हो सकते, बाकी साइडें तो इक्वल हो सकती है। और किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। और एंगल कौन से इक्वल होंगे, कॉमन वर्टेक्स हटा दो, ए और बी इक्वल है, तो कहने से दैट विच इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। व्हाई सो? बिकॉज एंगल opposite to equal sides are equal। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है अभी? ठीक है, चलो जी फिर क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। ये आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन देख लो और ये बता दो कौन सा पार्ट आपको करना चाहो। वैसे मुझे पता तुम्हारा आंसर क्या होगा। फर्स्ट, चलो फर्स्ट। मैडम ने फर्स्ट बोल दिया, उम्मीद कम ही थी वैसे। चलो डिस्काउंट ऑफर जिसको, अरे नहीं नहीं सेकंड नहीं करना, कोट थीटा तो गिवन है, ऐसे स्क्वायर कर दोगे तुम। फर्स्ट वाला पार्ट करो, सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं है। 7/8 का स्क्वायर 49/64। लो जी सर आंसर आ गया। फर्स्ट वाला पार्ट करो जल्दी। सबसे पहले काम क्या किया होगा आपने, कॉट थीटा लिखा होगा 7/8, राइट। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 7/8। और ये होता क्या है, p/p। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आपने एक राइट ट्रायंगल बनाया होगा। क्या हो गया आपका, ए बी और सी, किसी एक को आपने क्या लिया होगा, थीटा लिया होगा, थीटा। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं चाहता हूँ, ये है b/c, क्या है b/c, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या होगा आपका बेस। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा, बेस की जगह क्या आ जाएगा 7, और p की जगह क्या आ जाएगा 8। तो आपने फिर निकाला होगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर, और बी सी कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 49। ये आपका आया होगा 1 1। तो ए सी जब आप स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे तो ये स्क्वायर रूट में आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अब जो यहाँ वैल्यू पुट करनी है पहले वो निकाल, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। अब p क्या है आपका 8, तो ये हो गया 8/√113, यही आ रहा है। और आपको क्या निकालना है, cos थीटा। आपने निकाला होगा cos थीटा, ये क्या होता है p/h। b कितना है आपका 7/√113। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये है ना। अगर आप इसको देखो, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी है ना, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर का मतलब एंगल में फंक्शन में क्या होता है समझो, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो पूरा फंक्शन है इसका स्क्वायर, और इसका मतलब है ये जो कॉस थीटा पूरा फंक्शन है इसका स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113, तो इसका स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 7/√113, आपने इसका स्क्वायर कर दिया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इसका स्क्वायर कितना होगा 113, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका स्क्वायर कितना होगा 113। कितना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 113 एलसीएम आएगा ना न्यूमरेटर में। 113 को 1 से करोगे तो 113, माइनस में क्या होगा 64। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा 113। 113 को 1 से करोगे तो 113 माइनस क्या होगा 49। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 9 64/113।
113। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो 49/113 इंटू क्या होगा 113/64 होगा या नहीं होगा भाई, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 49/64 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट। सेकंड वाला मैं आपको वहीं बता देता हूँ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको भाई। हाँ बोलो क्या डाउट है। डबल कहाँ गया वो पूछ रहे हो आप। देखो ये आपका डिनोमिनेटर में 113 है और ये भी नीचे फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो जो आपका डिनोमिनेटर है आपका ये जो नीचे था वो ऊपर हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये ऐसे होता है ना फ्रैक्शन में, अगर नीचे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ऊपर जाके वो ऐसे हो जाता है। तो नीचे वाली वैल्यू जो थी डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन गई और जो न्यूमरेटर था आपका वो क्या हो गया डिनोमिनेटर, जिससे ये दोनों आपस में ऊपर नीचे कैंसिल। आया समझ में, दोबारा बताओ क्लियर है। अब इसमें तो देखो मैंने आपको भी बताया फंक्शन में स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कॉट थीटा का स्क्वायर करना है और कॉट थीटा कितना है 7/8। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा 49/64। कोई डाउट है तो बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है अब ये किस किस का ठीक हुआ है। ओके कोई नहीं बच्चों अड़े रहो बस कोशिश करते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं जिनका नहीं हुआ उनको क्या रहा उन्होंने किया है वो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 बस मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कैसे होगा कुछ बिहेवियर है। कॉट ए क्या हो जाएगा 4/3। चलो जी मैंने लिखा कॉट ए 4/3। कॉट ए क्या हो गया 4/3। कॉट ए किसके इक्वल होता है b/3। ये b/b होता है। आपने बी कर दिया तो मैंने यहाँ बी लिख दिया। ये हो गया 4/3। ठीक है अभी हो गया b/3 मानते हो। ठीक है फिर आप यहाँ पे क्या बनाओगे राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में राइट एंगल क्या नहीं हो सकता ए नहीं हो सकता ए बी सी। ठीक है अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है ए की। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये बेस और ये एच ये समझ में आ रहा है। ठीक है अब बी आप क्या कह रहे हो 4 मैंने यहाँ पे लिखा 4। पी आप बता रहे हो 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एग्जाम में भी 5/5 और मत लिख के आना करके दिखाना है तुम्हें बताओ या ना बताओ सीधा तीर मार के आ जाओ यार 5 पता लगे उसको लगे कि आगे पीछे से। ए सी कितना है आपका निकालना है मुझे। ए बी कितना हो गया ए बी 4 स्क्वायर और बी सी कितना हो गया 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया 25। 25 का मतलब 5 स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है समझ पा रहे हो इतना। हाँ सर समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो चीज आपको प्रूव करनी है पहले मैं उसको ये हमें प्रूव करना है राइट। ये आपको प्रूव समझ में आ रहा है। ठीक है तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड जो उसकी वैल्यू निकालते हैं इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना होगा। पहले मैं इन सबकी वैल्यू लिख लेता हूँ 10 क्या होगा p/3। तो जो आपका कॉट ए है उसका रेसिप्रोकेट ये कितना था 4/3 तो ये क्या होगा 3/4। कॉस ए क्या होगा वेरी गुड p/h। p/h जरा देखो क्या होना चाहिए 4/5। अच्छा हमारा 5 है ना तो 4/5 तो ये हो गया 4/5। साइन ए हमारा क्या होना चाहिए 3/h। ये भी देख लो क्या है 3/5। बोलो भाई को डाउट है। ठीक है तो अब मैं इस पोर्शन को सॉल्व तो क्या मैं इसको ले लेता हूँ 1 - 10 a का स्क्वायर। क्या मैं इसको ले सकता हूँ 1 + 10 a का स्क्वायर। बोलो भाई तो 10 a कितना है मेरा 3/4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और मैं इसको क्या ले सकता हूँ 3/4 का स्क्वायर। बोलो भाई को डाउट है यहाँ तक।
तो क्या मैं 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, एलसीएम क्या आएगा, अभी किया था आपने 16, तो 16 माइनस 9, और यहां से एलसीएम क्या आएगा अगेन 16, और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट, 25/16 क्या बन जाएगा 16/25, तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 7/25। तो भैया इसको सोल्व करके तो क्या आया मेरे पास 7/20। अब ये वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आ रही है 7/25। नाउ लेट्स चेक इट आउट द वैल्यू ऑफ दिस, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ cos a का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ sin a का स्क्वायर। अब cos a कितना है आपका 4/5 और वो कितना है 3/5, तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16/25, 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 सेम आ रहा है ना, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझ आ गया, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए 8, बस होने ही वाला, कंप्लीट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 9 जरा बताना कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फिर बता दो करने के लिए नहीं क्या बताओ जी। अगर मैं यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाता हूँ, बना दिया ठीक है, तो ए क्या नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता ना, मतलब तो राइट एंगल ए नहीं हो सकता, तो ए बी और सी क्या होता है ये पी बाय बी, ए के लिए पी क्या होगा ये क्या होगा बी, और ये क्या होगा एच, मानते हो ठीक है। तो ये अगर पी है तो पी की जगह क्या लिखूंगा 1, और बी क्या होगा √3। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सीधा लिखूंगा ए बी स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 लिख दो, और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 4, 4 किसका स्क्वायर हुआ 2 का, और एसी कितना हो गया 2। अब इतने क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है एग्जाम में बता चुका, बस फटाफट बताओ साइन ए क्या होगा P अपॉन एच मीन्स 1/√3, वेरी गुड। अब जरा सी के हिसाब से भी देख लो, P अपॉन एच 1/2, 1/2, ये क्लियर हो गया ठीक है। अब जरा सी के हिसाब से भी बता दो P क्या होगा ये, अब ग्रीन वाले को देखना, और ये क्या होगा आपका P, तो cos C क्या होता है P/h, देखो cos थीटा होता है आपका P/h, तो C के हिसाब से क्या होगा 1/2, तो लिखू मैं यहाँ पे 1/2, हाँ मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, cos A क्या होगा ये भी बता दो, A के हिसाब से देखो ना B/h √3/2, और साइन C के हिसाब से देखो, साइन C के हिसाब से P/h, C के हिसाब से P क्या है √3, ये भी √3/2, ये समझ में आ गया ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को करता हूँ सॉल्व, तो 1/2 इंटू 1/2 यही होगा √3/2 इंटू √3/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3/4, 3 + 1 4/4, क्या आंसर आ गया 1। समझ में आ रहा है, अच्छा यहाँ तो फिर समझ में आ रहा है। तो cos A बता दो फटाफट क्या होगा, cos A ये रहा ना √3/2, cos ये बता दो फटाफट क्या था 1/2, sin A फटाफट बता दो क्या था, sin C बता दो फटाफट, पढ़े लिखे बच्चे। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या होगा √3/2 इंटू 1/2 माइनस
1/2 इंटू √3/2। कोई डाउट है तो बताओ भाई। √3/4, ओहो ये तो सब कुछ ही हो गया, दुनिया लुट गई बेचारे, सब खत्म। समझ में आ गया? चलो बस बच्चों एक क्वेश्चन और फिर आपका ट्रू फॉल्स, जिसमें आप बड़े चैंप हो, पता है ट्रू या फॉल्स दो में से एक तुक्का लग ही जाएगा। सब में ट्रू ट्रू कर देते, कोई तो एक आध ट्रू वाला होगा ही भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसलिए दिमाग खोल के बैठ। और देखो लगना शुरू कर दिया, इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन तो मिल गया। एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ जी मैं, और मुझे ये बता दो मेहनत से कि इस राइट ट्रायंगल का राइट एंगल कौन सा होगा। पी राइट एंगल एट क्यू, तो ये हो गया क्यू और ये क्या हो गया आर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है, अब ध्यान से देखना, आपको ये कहा जा रहा है कि पी क्यू तो 5, इसकी तो टेंशन खत्म, ये तो पूरी साइड की। लेकिन आपको कहा जा रहा है पी आर प्लस क्यू आर जो है मेरा वो कितना है 25। दो साइड का, मुझे तो सारी साइडें अलग अलग चाहिए। तो मान लो लेट पी आर इज इक्वल टू दैट, चलो क्यू आर को मैक्स दे दे, क्यू आर को मैंने क्या ले लिया एक्स। ठीक है, तो पी आर क्या होगा 25 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? तो क्या मैं इसकी जगह 25 माइनस एक्स लिख सकता हूँ? अब अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर क्यू आर, यही होगा। तो पी आर की जगह क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और क्यू आर की जगह क्या आ जाएगा एक्स का। ये समझ में आ रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सीधा लिखू ए स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 50x होगा या नहीं होगा? 2ab 2 इंटू 25 50। ठीक है, और उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25, और ये हो गया एक्स। ये समझ में आ गया? तो क्या मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ? तो -50x किसके इक्वल होगा 25, 25 का स्क्वायर इधर जाएगा तो -625। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज -50x इज इक्वल टू -600। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों साइड है तो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 60/50 5 1 5 5 2 10। तो आपने ये कहा कि ये जो x है ये आपका 12 है, तो 25 माइनस 12 कितना होना चाहिए 13। आपको डाउट है तो बता दो, आगे क्लियर? अब ये हो गया, तो बस यही मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब तो फटाफट यहीं से बता दोगे आप। साइन पी, तो पी के लिए बता दो परपेंडिकुलर ये होगा, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस, और सारे पी में ही है तो बात ही कर। तो पहले मैं साइन पी की वैल्यू लिख, P/H, पी क्या है आपका पी 12 कॉस पी क्या होगा P/H, बी कितना है आपका 5/13। tan पी क्या होगा P/B, पी कितना है आपका आ गया बी 12/5 हो गए तीनों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो जी, फर्स्ट पार्ट क्या लगता है फॉल्स। वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या लगता है? क्या हमेशा 1 से लेस होगी? ये न्यूमरेटर ज्यादा होगा भाई। 10a होता क्या आपको एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझना। 10a होता है आपका P/B। आपको पता न्यूमरेटर ज्यादा है, अगर P मेरा B से बड़ा हुआ तो 10a की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और अगर
तो इस केस में क्या होगा, tan a इज ग्रेटर देन 1। और अगर b मेरा p से बड़ा हुआ यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो tan a की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सिंपल सी बात है, p बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये कह रहा है sec a अगर 12/5 है, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, क्या sec a 12/5 हो सकता है, वो ये कह रहा है। नहीं हो सकता भाई, हो सकता है, पर sec a होता क्या है आपका h/p, तो होगा ही भाई, हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं हो सकता। अब उसको चेक कैसे करोगे, आप एक राइट ट्रायंगल बनाओगे और इसमें आपने ले लिया 12 और यहाँ पे क्या ले लिया 5। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 5 का स्क्वायर 25, 14 में से 5 क्या 9, और ये कितना हो गया 119, तो ये आएगा 119 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 12 के स्क्वायर 12 से तो छोटा ही है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो हो सकता है, पॉसिबल है, यस ट्रू है। ये समझ में आ गया। cos a is the abbreviation for the cosecant, cosecant का cosecant एब्रिविएशन होता है cosec का, ठीक है, cos का नहीं होता, तो ये फॉल्स है। cot a is a product of cot and a, हाँ क्या बात है, कह रहा cot a जो है ये cot into a होता है। नए नए मैथमेटिशियन हमारे देश में पैदा हो रहे हैं भैया, ये पूरा एक ही होता है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करेगा। साइन थीटा कह रहा 4/3 क्या हो सकता है, अब साइन थीटा क्या होता है p/h होता है। p आपका कैसे हो सकता है, मुझको हाँ में करते रहते हो, h कैसे p से छोटा हो सकता है। तब पंडित बद्री प्रसाद का मतलब है नहीं माला पकड़ा दिया तुम्हारे यहाँ, क्वेश्चन को पढ़ो समझो और उसके हिसाब से एनालिसिस दो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स है और ये आपकी एक्सरसाइज हो गई पैक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एग्जाम।